नमस्कार। मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूटन। और मेरे साथ राजस्थान के जाने माने संगीतकार भी हैं और गायकार भी हैं। और इसके अलावा अभी इनको भारत भूषण भी मिला था। और राम मंदिर के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया था और राजस्थानी बहुत अच्छे इन्होंने एल्बम भी निकाले हैं। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अच्छे एल्बम दिए हैं और गाने भी अच्छे किए हैं। तो अभी आज इनसे जानते हैं कि राम मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर में जब इन्होंने गाना वहाँ भजन जो गाए थे उस भजन में इन्होंने क्या किस तरीके से जाना और क्या चीज़ है, बात करते हैं इनसे। सोमेश्वर जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोमेश्वर जी, अपने कई दिन पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी आप आए थे, तब हमने इंटरव्यू किया था। तब आप राम मंदिर में जाने वाले थे। तब आप जब राम मंदिर से आप वहाँ गाकर आए हैं तो राम मंदिर में कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, वहाँ पर मुझे बुलाया गया था राम मंदिर में। और राम मंदिर एक अपने आप में एक अयोध्या बहुत भव्य नगरी बन चुकी है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसी भव्य नगरी देखकर मुझे बहुत ही अलग अलग चमत्कारिक अनुभव मिले। और जैसा कि मैं बताया कि मैं राजस्थान को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था। और हमारे जो गुरुदेव थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, मैं उनका शिष्य भी हूँ और उनको मैं मानता हूँ दिल से। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि सोमेश्वर, आप तो घर के मेंबर हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि उनके लिए मैंने एक भजन बनाया था, नमो राघवाय, जो उनको काफ़ी पसंद आया था। मैं उनके चित्रकूट धाम है वहाँ पे, जहाँ के वो एक उन्होंने बुलाया था मुझे जब मोदी जी वहाँ पर पधारे थे, हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री साहब। तो उन्होंने कहा था कि सोमेश्वर, आप वहाँ पर एक हम आयोजन कर रहे हैं बहुत बड़ा अमृत महोत्सव, वो 75वां अमृत महोत्सव है, जो हमारा 75वां जन्मदिन, जो जन्म उत्सव है उनका, रामभद्राचार्य जी का। तो वो बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा पंडाल, उन्होंने बहुत ही भव्य पंडाल था। और काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए थे, करीब 7,000 सेलिब्रिटीज़ अयोध्या में उस टाइम पधारी थी। तो मैं भी एक छोटा सा कलाकार, अपने राजस्थान से मैं भी था। तो मेरे लिए एक बड़ी बात ये थी कि राजस्थान को एक रिप्रेजेंट कर रहा था मैं। और मैं राजस्थान के मिट्टी के लिए समर्पित हूँ, राजस्थान की धरती के लिए ही काम कर रहा हूँ और राजस्थान के आर्टिस्टों के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा एहसास था कि मुझे कुछ अच्छा अगर होता है तो एक अच्छा अनुभव तो मैं कम से कम लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊंगा। तो वहाँ पर मैं जब गया तो बेसिकली मुझे वहाँ पे पता नहीं था कि वो क्या है, कहाँ पर जाना है, क्या है। क्योंकि उन्होंने तो बुला लिया था मुझे, उन्होंने एक एड्रेस दे दिया था मुझे पॉइंट पे, और मैं वहाँ पर गया। और वहाँ पर एक ऐसा अनुभव हुआ कि एकदम करीब 12-1 बजे करीब मैं रात को वहाँ पर पहुँचा था। तो मुझे नहीं पता था, मैं सब स्विच ऑफ हो गए थे फ़ोन, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे अयोध्या की धरती को छुआ और सबसे प्रणाम किया वहाँ की धरती को, क्योंकि अपने आप में एक बहुत पवित्र भूमि है। तो वहाँ पे जाके मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ पर जाकर कि मैं आगे जाता हूँ तो थोड़ा वहाँ पे कई लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पे एक पंडाल है, वहाँ पे आपको गुरुदेव मिलेंगे। तो मैं धीरे धीरे करके वहाँ पर पहुँचा। वो करीब धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते भी 1-1.5-2 किलोमीटर का सफ़र हो गया। रात में पता भी नहीं लगा, लेकिन वो पता नहीं क्या शक्ति थी, फिर मैं वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ पे रात को मुझे वहाँ पे एक टेंट सिटी में हमें रुकाया गया था, जो टेंट सिटी थी। वहाँ पे अलग अलग गुरु जो थे, वहाँ पे जो पूरे इंडिया के जो अलग अलग संप्रदाय के जो गुरु हैं, मठ के जो गुरु हैं, वहाँ पे सब आए हुए थे। और मुझे भी एक टेंट अलॉट किया गया था, और इनफैक्ट 2 टेंट अलॉट किए गए थे। तो वहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ पे गुरुदेव ने अगले दिन मुझे बुलाया, तो मेरा फ़ोन गायब हो गया। तो फ़ोन मेरा जो था वो गोरखपुर पहुँच गया। तो मैंने कहा मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे तो रात भर पता भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत थके हुए गए हुए थे हम लोग। तो वहाँ पे अच्छा पता भी लगा कि वहाँ की जो सीएम हेल्पलाइन नंबर से मुझे वो चीज़ पता लगी कि वहाँ पे ऐसा एक हेल्पलाइन चलती है। तो वहाँ से मुझे वो फ़ोन भी प्राप्त हुआ। मुझे गोरखपुर हालांकि जाना पड़ा लेने के लिए, बट वो मिल गया, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि सारा डेटा वगैरह उसी में था। फिर अगले दिन मुझे गुरुदेव ने कहा, तुम कहाँ रह गए, तुम तो आए नहीं। मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे ये चीज़ है, मैं आ रहा हूँ, मेरा फ़ोन गुम गया था, तो मैं गोरखपुर आ गया था। तो मैं धीरे धीरे वापस उस बस को लेकर मैं गोरखपुर से वापस अयोध्या आया। और अयोध्या में मैंने गुरुदेव के चरण छुए। और गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा परफॉर्मेंस के लिए तुम रेडी हो? मैंने कहा गुरुदेव बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भजन था, जिसमें 36 नाम थे गणेश जी के, वो तुम्हें पहला भजन तुम्हें ही गाना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक पहला जो मेरा खुद का बनाया हुआ भजन है, वो एक इतने बड़े जो भव्य समारोह में, भव्य एक तरह से जो अयोध्या का जो राम
लला प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य समारोह वो पंडाल से स्टार्ट हुआ था भद्राचार्य जी का। तो उनके वहाँ पर मैंने वहाँ पे वो भजन गाया, गजानना हे महामय, जो मेरा रिलीज हुआ था सॉन्ग, जिसमें 36 अलग अलग नाम थे गणेश जी के। तो उसमें कुछ ऐसा था कि गौरी सुता अलम पता रुद्र प्रिय एक दंत गणाध्यक्ष हे महामहे, प्रथम पूज्य गणपति बप्पा मोरया, बप्पा मोरया, बप्पा मोरया, मेरे बप्पा मोरया, ज्ञान की भगीरथी बहे, हे रंबा गजा वक्र शंभवि विद्वावरी दिभरा पदा हे महामहे। तो इस टाइप का एक भजन मैंने वहाँ पर गाया, तो सबने बहुत तालियां बजाई और बहुत दिग्गज कलाकार वहाँ पर आए हुए थे जो बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल फिगर्स थे। तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर एक राजस्थान को रिप्रेजेंट किया सबसे पहले। तो वहाँ कौन कौन से भजन आपने गाए वहाँ गणेश जी पे के अलावा जो दूसरा गाया? जी, वहाँ पर गजानना हे महामय के बाद मुझे बताया कि एक भूमि पूजन के बाद भी मेरा एक भजन चला था जो काफी फेमस हुआ था, अवध में आज दिवाली है, जो कि बहुत भव्य था वो, और अपने आप में बहुत मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा फेमस होगा, इतना ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, और वो गली गली में बजा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक अवध में आज दिवाली है, जो एक राजस्थान का एक छोटा सा कलाकार, हमने ऐसे ही बना दिया था वो गाना दिवाली पर, और वो चला, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। क्या था वो, सुनाएंगे तो आप चार जी, बोल? तो उसका ऐसा था कि प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, महल दो महलों से झाके नर नारी, सिए संग आई मेरे अवध बिहारी। अभी तक आप कितने भजन कर चुके हैं और कितनी एल्बम कर चुके हैं अभी तक? अभी करीब मैंने 14-15 गाने मेरे खुद के रिलीज कर चुका हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है USA Cube प्रोडक्शंस, और उस पे अभी हम लोगों ने तो अभी म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं जिसपे मैंने करीब 125 से 150 कलाकारों को मैंने मौका दिया है। राजस्थान के भी हैं और बाहर के भी हैं जो अच्छे कलाकार थे, जो टैलेंट नहीं दिखा पा रहे थे एक नेशनल लेवल पे, तो हमने उनको एक मंच दिया है। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सबसे अच्छा जरिया है लोगों को, एक कलाकारों को अपना कला दिखाने का, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट कि एक स्टार्ट किया जाए इस टाइप का एक चैनल जहाँ पे एक राजस्थान की भूमि को मैं समर्पित करता हूँ। राजस्थान से हूँ मैं, सरदार शहर चूरू से मैं आता हूँ, बीकानेर का मैं वैसे हूँ, और चूरू से मैं सरदार शहर से जन्म स्थली मेरी वो रही है। तो मैंने कहा कि चलो एक स्टार्ट करा जाए कि इस टाइप का कुछ, और धीरे धीरे करते करते पता नहीं वो एक कारवा जुड़ता चला गया, टीम जुड़ती चली गई, और राजस्थान के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मीडिया ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। कितने लोग हैं अभी आपकी टीम में? आपके करीब 40 से 45 लोग मेरे काम कर रहे हैं, और उसमें सिनेमाटोग्राफर है, वीडियो एडिटिंग की टीम है, मेरे भाई हैं जो हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे मामा हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, विकास शर्मा, जिन्होंने मेरे काफ़ी गाने लिखे हैं। और समय समय पर जिन जिन की भी हेल्प लेता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ, की कोई ना कोई राजस्थान के कलाकारों जो हैं वो जुड़ते चले जाएं, जिनकी अच्छी कला है वो मैं लोगों को तक दिखाऊं। मैंने जो काम दिए हैं कलाकारों को, उन कलाकारों में काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पर IPL में भी कई लोगों को काम मिला, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे लोगों ने एक एल्बम्स में भी काम किया है। तो वो मुझे लगता है कि आगे इस टाइप का मैं कंटिन्यू रखूंगा, तो मुझे राजस्थान के कुछ ना कुछ फिल्म सिटी में भी ये काम आएगा, क्योंकि फिल्म सिटी भी खुल रही है। तो आने वाले समय में आपके कौन से गीत आने वाले हैं या एल्बम आने वाला है? जी, मैं अभी मांड पे काफी काम कर रहा हूँ, फोक कल्चर जैसे राजस्थान का है, क्योंकि बोलते हैं जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि करियसि, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रिय है। और आप रहे राजस्थान के, और राजस्थान के एक छोटा से प्रदेश का हूँ मैं, सरदार शहर से, तो मैं चाहता हूँ कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, डॉक्टर थे, और उन्होंने मैंने कहा था पापा मुझे डॉक्टर बनने, तो पापा ने कहा नहीं, तू अच्छा गाता है, तू गाने में रहे। तो पापा ने मुझे नहीं बनने दिया डॉक्टर, जबकि मेरा मन था डॉक्टर बनने का, बट उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया। तो मैंने कहा जब फैमिली इतनी सपोर्टिव है तो क्यों ना कला को अगर आप डॉक्टर बन जाते तो आज मुलाकात नहीं होती हमारी। शायद ऐसा आप हमारे बीच में नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो अभी आने वाली आपकी कौन सी एल्बम है? क्या आने वाली एल्बम्स में जैसे हम बता रहा था मैं आपको कि राजस्थान के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे मांड कल्चर पे और फोक कल्चर में काफ़ी देख रहा हूँ कि मांड को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो चुकी है मांड जो राग है, और उसको मैं मॉडिफाई करके रंगीलो राजस्थान पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको मॉडिफाई करके बना रहा हूँ। सुना दीजिए उसके चार बोल। जी। केसरिया बालम आवो नी,
पधारो भारत देश, भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, बरस्या पाछे मेवड़ो जी देखण जोगी बहार, हाने प्यारो लागे जी मारो कामण गारो देश, माने प्यारो लागे जी। बॉलीवुड में आपने कौन कौन से गाने गाए हैं अभी तक? बॉलीवुड में मेरा अभी एक गाना आया था जुडिशियल कस्टडी में, जो OTT पर रिलीज हुई थी, ग्लोबल मूवी OTT पे, और तू बस तू ही तू है गाना था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि वो भी हमने ही कंपोज किया था, और उसमें मैं एज अ प्लेबैक सिंगर और लिरिसिस्ट मैं रहा। तो कुछ निर्देशन ऐसा रहा था जो मेरे गुरु हैं जयरूप जीवन जी, उन्होंने करा था कि भाई तुम आ जाओ, क्योंकि उन्होंने एक मुझसे वादा किया था कि आपको ज़रूर एक कैमरा फेस कराएंगे, क्योंकि वो मेरे थिएटर गुरु भी रहे हैं। तो वो NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे, और उन्होंने मुझे NSD का काफ़ी जो नवरस हैं अनुकरण, उनकी एक किताब है, उसमें हमने नवरस कैसे होते हैं, क्या क्या रस होते हैं उसके, वो सभी सीखे। और उनके सानिध्य में हम लोगों ने करीब 15 से 20 जनों की हमारी टीम थी और थिएटर की, उन्होंने अलग अलग कई जगह हमने प्लेस किए और थिएटर पे जो भी अलग अलग शहरों में किए वो, और उसी से हम एक कारवां जुड़ता चला गया और हम लोगों की एक टीम बनती चली गई। क्या आपको फिल्मों में हीरो के लिए आपको कोई रोल या इस तरह से कोई आपको ऑफर नहीं हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल हुआ, क्योंकि मेरा बिग बॉस 6 में और 4 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब नॉन सेलिब्रिटीज आने लगे थे। तो उस टाइम सर ने मना कर दिया कि अभी तुम्हें नहीं जाना, क्योंकि अभी एक बहुत मेरा स्टार्टिंग का एक फेज था, जब मैं 21-22 साल का था उस टाइम। और इंडियन आइडल 6 से मैं रियलिटी शो से मैं जब गया था, और राजस्थान में सिर्फ 4 लोग थे जो इंडियन आइडल में उस टाइम गए थे। और जो संदीप आचार्य थे अपने बीकानेर के, जो वो मेरे मेंटर थे बहुत अच्छे, उन इंडियन आइडल 2 भी रह चुके थे। तो उन्होंने कहा था कि सोमेश्वर तुम काम करो, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उसी टाइम से हम लोग लगे पड़े, और कहीं ना कहीं 2012 में मुझे लगा वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का खिताब मिला, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपको जब आप जाते हैं, आपको अवार्ड मिलता है, आपको किस तरह से महसूस होता है? देखिए, अब अवार्ड मिलना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अवार्ड मिलना आपको ठीक है, अच्छी बात है कि एक राजस्थान की कला के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस अवार्ड लेने का एक बड़ी महत्व तब हो जाता है जब आप एक अच्छा कंटेंट लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, और अच्छा कंटेंट लोग सुन पा रहे हैं हमारा, जो हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में कोई अच्छा कंटेंट बना ही नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए तो सारे आजकल नए नए रैप्स आने लग गए हैं, नए नए कई आपने देखा होगा पंजाबी ज़्यादा कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता, हर अपने अपने लैंग्वेज में हर सब अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन राजस्थान की भी एक अपनी लैंग्वेज है, मारवाड़ी और राजस्थानी गाने हैं जैसे, तो इनकी भी एक अलग कल्चर है जो कि बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज के जो गाने हैं उसमें अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तभी उस अवार्ड का महत्व है जीतने का। अगर हम बात करें, अभी सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं काफ़ी महिलाएं भी हैं, लड़के भी हैं, पुरुष भी हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं गानों पे। वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको आगे आने के लिए। उसके अलावा जो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो भी अच्छा है। और अगर हम बात करें इस सब नशे की, तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर आप मिलने और नशे की बात नहीं करें, क्योंकि आप युवा हैं। तो हनुमानगढ़ में हम देखें, हनुमानगढ़ गंगानगर पास के जो एरिया हैं, राजस्थान में भी हम देख लें, तो यहाँ नशा बहुत बढ़ चुका है, और नशा इस कदर तक बढ़ चुका है कि युवा ने जीने की जो आस है वो छोड़ ही दी है लगभग, क्योंकि आप इंजेक्शन है या मेडिकल नशे जो काफ़ी आ गए हैं इसमें। तो उसमें आप युवा को क्या कहना चाहेंगे, जो युवा नशे में गिरफ्त होता जा रहा है और जो म्यूजिक से या खेल कूद से दूर होता जा रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, जो नशे में लोग हैं वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं बेसिकली, मेरा मानना ये है। क्योंकि मैंने लिटरली, आप सही कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ग्लैमर इंडस्ट्री है, और आपको एक ऐसे जगह पर आपको रहना पड़ता है जहाँ पे आसपास के लोग आपको एक ऐसी गलत संगत में भी डाल सकते हैं, और बहुत एक ऐसा जरिया होता है जहाँ पे सब लोग इस टाइप में आपको प्रेरित करते हैं कि आप इसमें जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके संस्कार अच्छे हैं
और आप माता पिता, आप जानते हैं जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया का टाइम है, क्योंकि आजकल सब जो भी यूथ है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो भी रील्स पे आ रहे हैं वो यूथ मानता है कि वही चीज़ें सही हैं, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए, जिस पे ज़्यादा लाइक्स आ गए, उसी को यूथ सबसे ज़्यादा अच्छा मानता है। शायद कहीं ना कहीं एक अच्छे कलाकार भी पीछे कहीं छुप जाते हैं हम जैसे। तो हम ये मानते हैं कि बेसिकली जो नशा है वो अगर व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर देता है, यूथ को जो पूरी जो है उनकी जो जवानी है पूरी खत्म कर देता है। तो मैं यही उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि माता पिता को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे कि यूथ कितने एक लिमिटेड टाइम तक वो यूज़ कर रहे हैं और वो उनके सामने यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं सभी यूथ के पास हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि कैसे रील्स चलानी है, कैसे कैसे शॉर्ट्स बनाने हैं, कैसे कैसे वो सारे दिन पूरे, और माता पिता एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि उनको छोड़ देते हैं। वो देखते भी नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, युवा में चाहे गलत मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि उस पर थोड़ा अगर माता पिता ध्यान दे, उस पर थोड़ा रोक लगाए और थोड़ा एक लिमिटेड टाइम दे, तो उसको ज़्यादा लगता है कि वो नशे का जो कारण है आज सबसे ज़्यादा बढ़ने का, वो एक गलत संगति से अगर युवा हट जाए तो उसको आगे बढ़ सकता है। लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि आपके जो पसंद का कोई गाना हो वो आप थोड़ा सुना दीजिए चाहते जी, मेरे पसंदीदा गायक जो रहे हैं वो पुराने गायक रहे हैं जो लेजेंडरी किशोर दा थे। और किशोर कुमार को मैं काफ़ी मानता हूँ क्योंकि उनकी एक खुली आवाज़ थी, वो कभी नेज़ल साउंड नहीं करते थे। और उनकी जो यूडलिंग थे और उस टाइप के मैंने भी गाने बनाए। तेरे रंग सा एक मेरा गाना था, वो बहुत अलग चला क्योंकि एक मैंने पुराने कल्चर को एक यूडलिंग उसमें डाली थी। और एक हमारे पवन के शर्मा हमारे गायक कलाकार हैं, वो उन्होंने वो आवाज़ दी थी और हमारी खुद की कंपोजिशन थी। तो इस टाइप में हमने खूब काम किए। और उसमें एक मेरा एक गाना था भंवरे की गुंजन, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा गाना वही सुनाता हूँ लोगों को क्योंकि वो एक मेरा दिल के बहुत करीब गाना रहा है। तो उसके कुछ लफ्ज़ मैं आपको सुनाता हूँ। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए आप सबके लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सोमेश्वर शर्मा जी थे और इन्होंने बहुत अच्छा गायन के बारे में बताया और नशे के बारे में भी उन्होंने खूब बताया कि नशे से कैसे दूर रहना है और युवाओं को कैसे आगे आके बढ़ के आगे आना चाहिए और खेल कूदों में आना चाहिए या गानों में आना चाहिए या म्यूजिक में आना चाहिए। तो क्योंकि देखते हैं हनुमानगढ़ का यानी राजस्थान का नहीं, हम देश का युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ चैनल पवन खत्री के साथ, हमारे साथ खास मुलाकात में थे सोमेश्वर शर्मा। जय हिंद, जय भारत।